हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए आपके लिए जो हमारा 11th क्लास है उसके जो 4th चैप्टर हमारा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन हमारे पास ये जो है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये अपना बेस चल रहा है। 11th क्लास जो है फिजिक्स के लिए एक बेस का काम करेगी। यदि आपका बेस अच्छा होगा तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने जो है एक्सप्लेन किया था पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में जो है पहले क्लियर होना चाहिए, पोजीशन क्या होती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब ऑब्जर्वर जहाँ पर है उसको हम पोजीशन मानते हैं। उसको क्या मानते हैं हम? पोजीशन मानते हैं। जहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होता है उसको हम क्या मानते हैं। और दूसरा हम लेके चलते हैं डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, टोटल ग्राउंड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जितना भी वो ग्राउंड जो है क्लियर करता है या तय करता है, कवर्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और कई बार इसको हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट किसी का भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस हम जीरो नहीं मानते। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जैसे हम सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करके आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं हम। अब मान लो कोई व्यक्ति या आप ही मान लो खुद, हम अपने घर से चलते हैं और स्कूल में चले गए और स्कूल से घर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो है, अगर हम 2 किलोमीटर आए हैं और 2 किलोमीटर गए हैं तो टोटल 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्या होगी? हमारी डिस्टेंस होगी। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे पॉइंट आपको पहले क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra और माय नेम इज आल्सो राजेंद्र कुमार। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हम वीडियो जो है हर रोज़ भेजते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन को समझ लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि पोजीशन हम किसको मानते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानते हैं। जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको क्या लेते हैं हम? पोजीशन लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होंगे? तो पोजीशन की बात करते हैं पहले हम। पोजीशन वेक्टर आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। ऑफ ए पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विद ए रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर एक ही हमारे पास, जैसे ये देखिए प्लेन है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? कोई पोजीशन है।
तो पोजीशन हम किसी न किसी पॉइंट से लेकर चलते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के चलते हैं। मान लो हम दिल्ली में खड़े हैं तो हमारी पोजीशन दिल्ली में है लेकिन किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से होगी, तो वो हम मान के चलेंगे। भी कई बार हम मानते हैं भी नॉर्थ टू साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है, तो इस तरह से हम पोजीशन को हम दर्शा भी सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये जो हमारा वाई जे एक्सिस और ये एक्स आई और जे हमारे यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं और ये रेफरेंस लाइन को दिखा रहा है। तो जब हमें आर दिखाना तो हम कैसे दिखाएंगे, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे वेयर एक्स एंड वाई आर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिंपली दे आर कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें कोऑर्डिनेट लेके चलना, जैसे मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाई है, तो हम कोऑर्डिनेट में इसको लिखकर चलेंगे। तो ये होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब दूसरा फिगर देखिए, दूसरे फिगर में क्या दिखाया गया है। ये वही हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और कोई बॉडी हमारी पास मूव कर रही है पी से पी डैश की ओर, पी से पी डैश की ओर कोई बॉडी मूव करती है। तो हम पोजीशन ले लेते हैं ओ से, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रा करते हैं, दूसरी क्या करते हैं इधर पी पे ड्राई कर देते हैं, और ये हम लेते हैं वेक्टर आर और ये वेक्टर आर डैश ले लेते हैं, और ये कोई कर्व दिखाएगी है जिस पे वो मूवमेंट चल रहा है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट में पहले हम जैसे ये क्या हो गया हमारे पास वाई, ठीक है, और इधर से नीचे से क्या है हमारे पास एक्स, तो यानी कि ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास एक्स और वाई, एक क्या हो जाएगा एक्स और वाई। पी पर पी डैश पे हम क्या मान सकते हैं, ये मान लो हमारे पास वाई डैश है और ये क्या है एक्स डैश है, तो हम मान सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, या मर्जी एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जो मर्जी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमें सिर्फ एक नाम देना होता है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हमारे पास ये दी गई है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसमें मेन पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, तो मान लेते हैं हमारे पास ए पार्टिकल मूव अलोंग दी कर्व, जैसे अभी बताया मैंने, तो पी से पी डैश की ओर वो मूव कर रहा था। मान लो उस टाइम हम टी ले लेते हैं और पी डैश एट टाइम टी, मतलब क्या है कहने का, बॉडी मूव करती है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपने प्लेन में, तो मूवमेंट उसका पी से पी डैश की ओर हो गया, और पी पर टाइम टी मानता है और पी डैश पर टाइम क्या हो गया टी डैश ले लेता है ये। तो मतलब टी टाइम से शुरू होता है और टी डैश पे उसकी जो है वेलोसिटी दिखाई गई है, उसकी पोजीशन दिखाई गई है। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास देखिए क्या बनेगी, देखिए ये देखिए ध्यान से, अब कोई मतलब यहाँ से चलती है, ये यहाँ से चलती है, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास ये रहेगी, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारा क्या बनेगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू पी डैश। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन है 4.25, तो हमने जो है अभी देखा था हम पोजीशन वेक्टर को किस तरह से दर्शाते हैं, देखिए ये दिखाया गया है इसमें, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये पोजीशन वेक्टर को हम दर्शाने का तरीका है, हमारा फार्मूला है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे वैल्यू, जो ये वाली देखिए ये जो पॉइंट है 4.25 में आर डैश, तो आर डैश हमने जो लिया था कोऑर्डिनेट में एक्स डैश और वाई डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स डैश और वाई डैश। तो इसलिए आर डैश वाले में क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, और बीच में माइनस का निशान है तो इसलिए माइनस का निशान, और ये हमारे पास जो आर के लिए हमने क्या लिया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेकर हम चले थे, क्या लिया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लेकर आने चाहिए, मतलब जो हमारे इसके कंपोनेंट थे वो हमारे एक्स वाई थे। तो इस तरह से हमने इसको लेकर चलना है। अब जो हमारे पास ये कहते हैं भी एक्स क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स जो एक्स माइनस एक्स डैश, और डेल्टा वाई क्या है वाई माइनस ये वाई डैश माइनस वाई। तो डेल्टा जो ये
सिंबल है हमारे पास डेल्टा, हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी प्रकार का स्मॉल चेंज लेते हैं तो डेल्टा एक्स लेकर हम चलते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास चेंज है, जो पोजीशन चेंज होगी, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया एक्स से एक्स डैश या एक्स डैश से एक्स, यानी कि हम इसको जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माइनस लेकर चलते हैं। जैसे हम निकालते हैं ना, हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का माइनस कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। अब लेते हैं हम वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जैसे आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारी क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, ये v से हम डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास ये वेक्टर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम। तो सिंपल सी पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी की आप डेफिनेशन याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास होता है। टाइम इंटरवल में भी हो सकता है, मोस्टली हम इंटरवल में लेकर चलेंगे। मान लो पहले कोई गाड़ी चलती है, मान लो 2:35 है और पहुंचती वो 3 बजे है, तो डिफरेंस लेके चलेंगे, वो टाइम इंटरवल हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी निकालने का, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा हमने लगा दिया चेंज के लिए। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा आर का मतलब हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा आर हमने अभी देखा ये बनता है हमारे पास, और डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसके बाद इसने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पार्ट के बटे ये आ जाएगा, ये वाला देखिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट फिर इसने कैसे लिया है, सेकंड पार्ट हमारे पास, यानी कि जो अलजेब्रे वाला रूल लगाया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो वही वेलोसिटी होती है ना, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वो क्या होती है वेलोसिटी, यानी कि वी एक्स हो जाएगी। और नेक्स्ट भी हमारी क्या है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये क्या है हमारे पास, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, वो एक अलोंग वाई एक्सिस है, तो चेंज इन, ये इसका मतलब ये वी वाई हमारे पास हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ पोजीशन, जब हम रेफरेंस ऑफ पॉइंट में लेकर चलते हैं। अब जबकि हमारे पास v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ द डेल्टा आर, मतलब सेम रहेगी डिस्टेंस दोनों की। द वेलोसिटी जिसको हम इंस्टेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी हो गया है, वेलोसिटी एट दैट मोमेंट इज नोन एज ए इंस्टेनियस वेलोसिटी। और हम कैसे देते हैं इंस्टेनियस वेलोसिटी का फार्मूला, बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो। तो ये लिमिटिंग वैल्यू जब लिखते हैं तो ये लिखा है लिमिटिंग डेल्टा टी से जीरो कर दिया हमारे पास, तो ये फार्मूला हो गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है। और जब हम लिमिट लगा देते हैं तो आप इसको +2 में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का जब चैप्टर आता है, तो डी आर बाई डी टी हम इसको लिखते हैं जब हम लिमिट लगा देते हैं। तो ये थोड़ा स्मॉल चेंज होता है जब हम इंटरवल ले लेते हैं। इंटरवल का मतलब क्या होता है, फिर टाइम मान लो 0 था और फिर टाइम मान लो 5 मिनट हो गया, तो ये 0 से 5 क्या हो गया, इंटरवल हो गया। तो इंटरवल में जब हम लेके चलते हैं तो हम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लेके चलते हैं, जब सोलो करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है कंपोनेंट फॉर्म में। तो वी कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म एज v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो इसको आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो वही फार्मूला जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब जब हम दोनों कंपोनेंट पर लगाएंगे x और y पे, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास। फिर इसमें भी लिमिट लगानी है हमने और दूसरे में भी लिमिट, क्योंकि बाहर लिमिट है तो अंदर लिमिट लगा देंगे। तो अंदर लिमिट लगाने से हमारे पास वही डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा ना, और डी वाई बाई डी टी बन जाएगा। ये देखिए वो सेम, तो यानी कि वी एक्स आई और वी वाई जे, ये इक्वेशन बन जाती है हमारी मेन जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, जहाँ पर वी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या है, ये भी सेम हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, दोनों डिफरेंस है, बस
इतना यही फ़र्क है हमारे पास, बाकी फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, यानी कि dx/dt ही लेते हैं या dr/dt लेते हैं। तो जिसको हम r अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो dr/dt हो जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो dx/dt हो जाएगा, y डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो dy/dt हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये हम अपनी सुविधा अनुसार कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट x एंड y आर नोन एज फंक्शन ऑफ द टाइम। वी कैन यूज इक्वेशन टू फाइंड द vx एंड vy। अब जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने वेक्टर वाले में किया था, तो क्या होता है अंडर vx यानी कि v कंपोनेंट हमारा ये x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में दोनों का स्केयर करके हम ऐड कर देते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाता है किसी भी वेक्टर का जब हम निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ v इज गिवन बाय द एंगल थीटा, तो वही टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे हम। टेंजेंट थीटा हमारे पास ये होता है, ये y कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया, और जब इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स में आ जाता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी के लिए। आप करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम फार्मूला, जहाँ पे हमने x लिया था वहाँ पे क्या लेंगे हम, v लेंगे बस। तो ये देखिए हमारा ये v आ गया। अगर हम यहाँ वेलोसिटी लेते हैं तो dx आ जाता है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt होगा। तो फिर वही हमारे पास vx दो कंपोनेंट में हो जाएगा ये। तो फिर उसी को सेम उसी तरीके से इसको ब्रेक कर देना है, मतलब वही अलजबरा का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, यानी कि वही सेम हमारे पास ये, ठीक है, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों, ये अलग अलग इसको पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फिर वही हमारे पास vx/vt, ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। तो ये भी एक्सेलरेशन है हमारे पास डेफिनेशन में, और ये भी क्या है एक्सेलरेशन है डेफिनेशन में। तो ये भी एक्सेलरेशन है हमारे पास। तो a इज इक्वल टू a तीनों a हो गए। जब a सिंपली लेंगे तो a वेक्टर ले लेंगे, जब x में लेंगे तो इसके साथ x लगा देंगे, y में लेंगे तो y लगा देंगे, यानी कि a इज इक्वल टू axi प्लस में yj। तो ये थी हमारी एक्सेलरेशन के लिए। और जब इंस्टेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर हम क्या लगा देंगे, वही लिमिट लगा देते हैं। जब इंस्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो लिमिट लगा देंगे t से लेकर के 0 तक जो भी होगा हमारे पास। फिर वही डेल्टा v हमारे पास को जब vx और vy सेम वही पॉइंट चलना है। फिर क्या है, हमें दोनों तरफ लिमिट जो है लगा देनी है। लिमिट लगाने पास ये देखिए, फिर वो ये किसमें जाएगा, dx/dt, जैसे क्या था वैसे ही dy/dt हो जाएगा। तो वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएंगे। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, दैट इन वन डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आइदर इन सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट। तो जब वन डायमेंशन की बात होगी तो हमेशा क्या रहेगा, सेम स्ट्रेट लाइन रहेगी उनकी अलोंग डायरेक्शन, चाहे अपोजिट हो चाहे, लेकिन रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, अलोंग ए सेम स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में हैव एनी एंगल बिटवीन 0 to 180 डिग्री। मतलब उनके बीच में कोई एंगल हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये पॉइंट रहेगा। अब एक एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, भाई हमने देखा था पोजीशन हम इस तरह से देते हैं। तो r इज इक्वल टू 3.0 ti प्लस 2.0 t स्क्र प्लस 5.0, और ये i j के हैं, इसमें यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, और t क्या है यहाँ पे सेकंड है, और कोफिशिएंट प्रॉपर लिमिट पार हमारे पास ये जो है इक्वेशन देगी है। निकालना क्या हमें, फाइंड वी टी यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और दूसरा क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब पहले निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था, dr/dt या dx/dt भी कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d/dt आ गया, और r की वैल्यू पुट कर दी जो उसके अंदर दिया गया, r दिया ना, देखिए हमारे पास ये r दिया गया है, देखिए
ये आर दिया गया है हमारे पास। तो वैल्यू यहाँ पे आर की हमने पुट कर दी, ये देखिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। डी बाई डी टी का मतलब डेरिवेटिव होता है, जिसको आप +2 में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 3.0 ऐसे कैसे आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी टी बाई डी टी आएगा, 1 हो जाएगा। फिर टी स्केयर का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाता है, मतलब 2 नीचे आ जाता है। जैसे टी स्केयर होता है ना, तो टी स्केयर का 2t बनेगा, मतलब जो पावर है वो नीचे आ जाती है और उसमें से 1 घट जाता है। तो ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव निकालने का। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का 0 डेरिवेटिव होता है। तो ये हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। इसी से फिर निकलेगा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब ये v है हमारे पास, v की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4.0 आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना हो गया, 4.0 अलोंग y डायरेक्शन। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए जो i होता है वो x डायरेक्शन में होता है, j y में होता है और k z में होता है। तो इसके साथ j बचता है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी y डायरेक्शन। तो टाइम इसमें दिया गया, t कितना है 1.0 सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड जब हमें निकालना है तो क्या करना है, कंपोनेंट का स्केयर करके ऐड कर देना, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो ऐड करके याद आएगा। और जब हमें निकालनी है डायरेक्शन तो थीटा निकालते हैं टेंजेंट इनवर्स वी एक्स बटे वी वाई। तो v हमारे पास ये y में और ये x में, तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 53 आ जाएगा विद दी एक्सिस। तो इसी प्रकार हम दूसरा निकाल लेंगे। तो ये था हमारे पास मोशन एक्सेलेरेशन की बात। अब मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, मोशन इन 2 डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, वी नो दैट इन मोशन विच वेलोसिटी चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। तो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकर हम चलते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम कैसे लेके चलेंगे, देखिए एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। जब वेलोसिटी शुरू एक फाइनल वेलोसिटी ये ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी 0 वाली ले लेते हैं, ऐसी टाइम इनिशियल 0 लेंगे और फाइनल टाइम क्या लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 2 t आ जाएगा ना। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा, वही हमारे पास इक्वेशन थी ना, जैसे हमने किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है। तो वो ये हमारे पास यही फार्मूला है। और जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स वाई में ले लेंगे, ये ही फार्मूला हमारे पास। जब एक्स में लेंगे तो वी एक्स बन जाएगा और वी ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स टी हो जाएगा। तो यानी कि हमने किस में लिखना है, ये एक्स और वाई कंपोनेंट में, जेड में हो तो जेड की तरह में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, लेट अस नाउ फाइंड द पोजीशन आर चेंज विद टाइम। We follow the method used in the one dimension case. Let r0 and r be the position vector of the particle at time t and t0 and t. Let the velocity हमारे पास v0 और v, then other। जब हम बात करते हैं इंटरवल की तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एवरेज जब निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड करके लेते हैं, इनके वेलोसिटी v1 प्लस वेलोसिटी v2 डिवाइड बाई 2 लेते हैं तो एवरेज आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये पॉइंट, देखिए ध्यान से, देखिए वही सेम पॉइंट, ये v नॉट हो गया ना, तो v की वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट कर दी इसमें। तो ये हमने जो शुरू में किया था, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास टाइम इंटरवल के बारे में, जब डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आया। अब देखिए बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे ऊपर से निकल जाता है कई बार, तो इसको हम पहले समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक समटाइम्स, लेकिन अब ये आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, हम आपके दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कई बार हम रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी लेते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस भी लेते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी लेते हैं, रिलेटिव पाथ लेंथ भी लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन भी लेते हैं।
मतलब जब हम बात करेंगे पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, तो रिलेटिव लेकर चलते हैं। अभी देखिए पोजीशन भी हम किसी न किसी के रिलेटिव लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, तो वो जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम उसको जोड़ कर चलते हैं, किसी न किसी पॉइंट को साथ में लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या होगी, समथिंग मूविंग फॉर सम। भाई हमारे लिए जैसे कोई दो बॉडी है, किसी के लिए कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है और किसी के लिए वो मोशन में भी हो सकती है। इट मे नॉट मूविंग विद सम वन, तो ज़रूरी नहीं है अभी वो बॉडी चल रही हो। ऑल दीज आर डिफाइंड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो सारा का सारा हम किस तरह से बॉडी मोशन में है, किसके हिसाब से मोशन में है, वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये रेस्ट और मोशन का जो सारा चक्र है रिलेटिव पोजीशन के साथ इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता चलेगा तब तक हम किसी भी बॉडी के रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो उसके बारे में नहीं जानकारी दे सकते। तब बताते हैं हम आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर है, मान लो सन है हमारा, तो पृथ्वी के लिए सन क्या हो गया हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो सब कुछ जैसे हम टाइम निकालते हैं तो समय के अनुसार सूर्य को देख के निकालते हैं कहीं, तो वो उनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब जो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट सोर्स क्या हमारे पास सन हो गया, तो लाइट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सन हो जाएगा। मतलब मोटे तौर पर हम ये एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। या दूसरी बात हम कहते हैं भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जो मोशन को देख रहा है, जिनके जो चलती हुई बॉडी को देख रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कहने का मतलब जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहीं पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारा, जहाँ पर देखने वाला वहीं हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मान लो आप बाइक चला रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मेरे लिए आप जो है किस में हो, मोशन में हो। मेरे लिए आप किस में हो, मोशन में हो, और मैं खड़ा हूँ उस टाइम, तो मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन जब मैं आपके साथ बाइक या स्कूटर पर बैठ गया तो फिर हम क्या होंगे, एक रिलेटिव हम दोनों के साथ रेस्ट में हो जाएंगे। हम दोनों क्या होंगे, रेस्ट में हो जाएंगे जब हम बात करते हैं स्कूटर के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हो सकता है लेकिन किसी दूसरे थर्ड पर्सन के लिए हम मोशन पर हो सकते हैं। कोई मान लो नीचे खड़ा है तो उनके लिए हम क्या हो सकते, मान लो कोई वृक्ष खड़ा है उसके पास से हम गुजरेंगे तो हम उसके लिए क्या होंगे, मोशन में होंगे, वो तो रेस्ट में है, तो हमारा फ्रेम और फिर रेफरेंस पे दूसरे बॉडी हो जाएंगी। तो किसी भी बॉडी का रिलेटिव मोशन निकालने के लिए हम एक पॉइंट यूज़ करते हैं। जब स्टेशनरी ना हो तो किस तरह यूज़ करेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अभी इसमें एग्जांपल आएगा उसमें करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं किस तरह से हमने किया है। तो वी काउंटर इक्वेशनी वेयर वन आर मोर ऑब्जेक्ट मूव इन ए फ्रेम विच इज नॉन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल ए बोट क्रॉसेज ए रिवर दैट इज फ्लोइंग एट सम रेट, आर एन एरोप्लेन जो हमारे रहते हैं इनकाउंटरिंग द ड्यूरिंग वाइंड विद द मोशन। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं जो ऑल in all such instances, in order to describe the complete motion of the object, we need to consider the fact that medium is causing on the object. While doing so, we calculate the relative velocity of the object. Relative velocity of the particle as well as the velocity of the medium. Here we will learn how to calculate the relative velocity. तो relative velocity हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट में हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और दोनों मूव कर रहे हैं, ए की वेलोसिटी हमारे पास वी ए है और ए की वेलोसिटी वी बी है। क्लियर है बात ये।
हम इसको हम वी ए ऐसे लिखते हैं, देखिए वी ए, ये ऐसे नीचे करके इसमें ऐसे दिखाया गया है, तो वी ऐसे लेते हैं, ये जैसे हमें सिंबल है हमारे पास दिखाने के लिए, वी और वी भी ऐसे दिखाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ग्राउंड है हमारे पास कोई, ठीक है ना, या ब्रिज हो सकता है या कोई फिक्स प्लेटफॉर्म है, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको ले लिया। तो वेलोसिटी हम किस तरह से दर्शाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, ये हमारे पास फार्मूला है, यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना। जब स्टेशनरी ना हो, जब स्टेशनरी ना हो, मान लो पहले की वेलोसिटी 10 है और दूसरे की क्या है हमारे पास 5 है, तो घटा के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब दोनों स्टेशनरी होंगे, तो मान लो उसकी स्कूटर की जो हम ली थी चाल 10 माइनस 10 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाता है। सिमिलरली मान लो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी बी की लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए अदर बॉडी, फिर इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। फ्रॉम द अबव टू एफ वी कैन सी दैट वी ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ बी ए, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बनता है वी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन हम किस तरह से दर्शाएंगे, ये फार्मूला देखिए एक बार। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन किस तरह से हम दिखाते हैं वेक्टर के नोटेशन में, ये हमारा यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है हमारा। यदि एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से शुरू होंगे। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी मूविंग विद ए वेलोसिटी वेक्टर वी ए एंड वेलोसिटी क्वांटिटीज वी बी इज गिवन बाई, ये वाला फार्मूला जो हमें अभी किया था ना, वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, इस तरह से हम इसको लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास फिगर दिया गया है, ये वेलोसिटी वी ए है, ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इधर से वेलोसिटी वी बी बन गई हमारे पास, ठीक है ना। और ये हमारे पास हो गया आर ए बी, तो ये वेलोसिटी वी ए मेकिंग एंगल थीटा, और ये वेलोसिटी हमारी वी बी, तो ये एंगल क्या है हमारे पास आर दिया हुआ है। तो फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए बी, मैग्नीट्यूड हमने पहले बताया था आपको, वी स्केयर ए प्लस वी स्केयर बी प्लस वी टू वी ए बी कोस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब डायरेक्शन कैसे लेते हैं, वही टेंजेंट थीटा में लेते हैं, अभी किया था हमने। तो टेंजेंट अल्फा है यहाँ पे एंगल, तो वी जी हमारे पास वही जो हम मान के चलते हैं यूजुअल सिंबल लेके, वही टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा या टेंजेंट गामा जो भी दिया जाता है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारे पास ये तीनों सेम थे हमारे पास। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में सीखा, एक तो पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए